नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी इतिहास का हम ये सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियां सत्र 2021-22 के लिए। ये बिल्कुल न्यू वीडियो, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये लेसन तैयार कर रहे हैं। एक ऐसे नोट्सों के रूप में इसको संजोया है पूरे लेसन को, जिसमें सभी छोटे बड़े सभी प्रश्न इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आप देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ भी इसमें फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं है। जितना भी इसमें जो मैटर दिया गया है उसमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पीछे के सालों को देखते हुए इसको बनाया गया है। दोस्तों, जैसे राजस्थान में भी एनसीईआरटी 2016-17 तक चलती आ रही थी, वो ही सेम सिलेबस है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखें। पहला पार्ट है हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छे से आप क्या कर सकते हो, पढ़ ही नहीं सकते हो, बल्कि एक बार देखने से याद भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अब इसमें आपको क्या पढ़ना होगा दोस्तों, देखो थोड़ा साइड में इसको मैं कर देता हूं। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, देखो ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो ईंटों के बारे में, मनके मतलब मोतियों के बारे में, अस्थियां मतलब हड्डियों के बारे में हमें कैसे क्या इससे ज्ञात होता है, सिंधु सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के नामकरण पर कितने मत प्रचलित है, फिर हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, गृह स्थापत्य कैसे था, मोहनजोदड़ो के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर जो गृह स्थापत्य थे उसमें निचला शहर है और ऊपर का शहर है, जिसे दुर्ग कहा जाता है, उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, उसके बाट हैं और मोहरे हैं, उसके बारे में। फिर हड़प्पा सभ्यता का लास्ट में देखेंगे कि पतन किस प्रकार से हो जाता है। सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें हम जानेंगे। तो एनसीईआरटी का है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम 1924 में जॉन मार्शल ने दिया था। ध्यान रहे, सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है कब, 1921 में। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया, वो जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता के नामकरण पर 3 मत प्रचलित है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 मत कौन कौन से हैं, एक सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये हुआ कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इससे इसलिए कहा गया क्योंकि ये हड़प्पा स्थान की सर्वप्रथम उत्खनन हुई थी, खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की थी। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में आपको बताया गया। अब देखो, ध्यान से देखो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज है वो दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की थी। इसका काल एनसीईआरटी में बताया गया 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इराक वाली दजला और फ्रात नदियों के किनारे। दूसरी ये मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करें, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से है, तो आप देखोगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में क्या है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम की हम बात करें तो सूतक गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। इतनी ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी।
इसका आकार की अगर हम बात करें तो यह सभ्यता त्रिभुजाकार की है, कैसी है रे? त्रिभुजाकार की है, और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर आप देखें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, रहमान डेरी, ये स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाए छोटा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो क्या बताओगे दोस्तों कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करें कि सिंधु सभ्यता की मोहरें, छोटा प्रश्न पूछा जाता है 2017 में जो एनसीईआरटी लास्ट ईयर हटी थी राजस्थान में, उस पेपर में ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित थी। तो सिंधु सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से निर्मित थी। किससे थी? सेलखड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से निर्मित थी। हड़प्पा और रोपड़ में 837 आकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। यहाँ पर मजदूरों के आवास भी मिले हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा से एक महिला के गर्भ से पेड़ निकलने का चित्र मिला है। तो एक महिला के गर्भ से पेड़ निकलने का चित्र दोस्तों कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। उसके बाद में सर्वप्रथम कपास के अवशेष है, वो भी हड़प्पा से मिले। कहाँ से? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो की हम बात करें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, छोटा प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या बताओगे? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 से 25 के बीच में की थी। सिंधु सभ्यता के सबसे पवित्र और विचित्र इमारत विशाल स्नानागार थी। नाना को बड्डो सिस्टम है ना, तो विशाल स्नानागार ये सिंधु सभ्यता की सबसे पवित्र और विचित्र इमारत थी जो मोहनजोदड़ो में स्थित थी। धार्मिक अनुष्ठानों के विशाल स्नानागार उपयोग में लिया जाता है। अब सबसे बड़े अन्न के भंडार या माल गोदाम भी यहीं से मिले। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। आपसे छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम सबसे पहले सबसे बड़े अन्न के भंडार कहाँ मिले, माल गोदाम कहाँ से मिले, तो क्या उत्तर होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें मिली। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें मिली, लेकिन लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा में मिली। दोनों में अंतर रखना है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली, तो कहाँ से? हड़प्पा से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या मोहनजोदड़ो की विशेषता, ये सभी मिलते जुलते हैं, तो इनकी विशेषता एक जैसी होगी। तो सिंधु सभ्यता की विशेषता की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट हमें लिखना होगा। बड़ा प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता की विशेषता लिखिए, तो पहला लिखोगे आप नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा था? हड़प्पावासी नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से घर बनाते थे। दुर्ग और निचला शहर, ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के लोग बस्तियों को 2 भागों में बांटते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक ऊंचा शहर जो आकार में छोटा था जिसे दुर्ग कहा जाता है, और ये चारों ओर 4 दीवारी से घिरा हुआ था। यहाँ के मकान बहुमंजिला थे, यहाँ अमीर व्यक्ति निवास करते थे। आपको पता था कि दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, तो वहाँ चौये थोड़े ही होते हैं, इसमें अमीर व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद में एक नीचे का शहर था। नीचे का शहर था जो आकार में बहुत बड़ा था, यहाँ पर गरीब व्यक्ति निवास करते थे। यहाँ पर अधिकांश मकान एक मंजिला होते थे। आपको पता गरीब आदमी तो ज्यादातर एक मंजिला होते हैं, इसे निचला शहर कहा जाता है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की हम बात करें तो हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। इसमें माँ की प्रधानता थी, माँ की ज्यादा चलती थी। ये लोग गेहूं, जौ, चावल, बाजरा आदि का सेवन करते थे, मतलब इनको ये खाते थे। स्त्री और पुरुष ये आभूषण पहनते थे। और ये लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे। 3 प्रकार से मतलब कि शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे? पहला था शवों को जलाकर। कैसे था? शवों को जलाकर जला देते थे। दूसरा, शवों को जमीन में गाड़ कर दफना देते थे, गाड़ देते थे। तीसरा था शवों को पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था, वो खा लेते थे। ठीक है। नियोजित सड़कें कैसी थी सिंधु सभ्यता में? तो आप क्या लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। ठीक है। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी रे? समकोण पर काटती थी, जिन्हें ग्रिड पद्धति कहा जाता है। सड़कों को देखकर ऐसा लगता था कि पहले सड़कें और बाद में मकान बनाए गए थे, क्योंकि सड़क और मकान के नीचे दबी हुई थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि पहले सड़कें बनाई गई और उसके बाद में मकान बनाए गए। सुनियोजित जल निकासी की बात हम करें तो देखो, यहाँ आप क्या देखोगे, हड़प्पावासी गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था कर रखी थी। ये नालियां ग्रिड पद्धति पर भी काटती थी, वैसे समकोण पर काटती थी।
जो सड़कों की तरह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और घर का गंदा पानी पहले हौज में उतारा जाता था। हौज बड़ा टांका है ना, आप समझ सकते हो ना, होदी, उसमें उतारा जाता था और उस फिर नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। घर स्थापत्य की हम बात करें तो घर कैसे थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मकान प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। कैसे होते थे? पक्की ईंटों के। यहाँ के लोग बंद मकानों में रहना पसंद करते थे। कैसे? बंद मकानों में रहना पसंद करते थे। घर के अंदर एक आंगन होता था जिसे चारों ओर कमरे बने हुए थे। भूमितल में बनी दीवार में खिड़कियां भी बनी होती थी। आप समझ रहे होंगे, आंगन का उपयोग खाना पकाने और कताई के काम में किया जाता था। प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, है ना, स्नानागार बाथरूम। कुछ घरों में दूसरी मंजिल छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। उसके बाद में व्यापार की अगर हम बात करें तो कैसे क्या करते थे व्यापार सिंधु सभ्यता के लोग, तो इस सभ्यता के लोग देश व विदेश से व्यापारिक संबंध रखते थे। ये लोग खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी जो झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से तांबा और चांदी है वो मद्रास बिहार उड़ीसा से, सोना ईरान इराक अफगानिस्तान से व दक्षिण भारत से ये मंगवाते थे। दूर के देशों से हड़प्पावासी मेसोपोटामिया, दिलमुन, ओमान आदि से आयात भी ये करते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख आयातित वस्तु थी वो धातु और जवाहरात थी। कौन सी थी? धातु और जवाहरात थी। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जो हम पढ़ रहे थे, इसमें ये देखो थोड़ी सी चीज़ और ऐड करेंगे इस विशेषता में कि समाधान था, जैसे कि 3 तरीके से किया जाता था इनका अंतिम संस्कार। कृषि प्रौद्योगिकी इसमें पढ़ेंगे, जीवन निर्वाह के साधन पढ़ेंगे, हड़प्पा लिपि और इसमें बाट के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो कृषि कैसे क्या की जाती थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि से प्राप्त अनाज से अपना जीवन यापन ये करते थे। हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग करते थे। बनावली, हरियाणा और चोलिस्तान, छोटा प्रश्न ये पूछा जाता है, चोलिस्तान क्या है? तो चोलिस्तान क्या है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ ये पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसे चोलिस्तान कहा जाता है। के स्थलों से मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले। तो मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली हरियाणा से और चोलिस्तान से। ठीक है। दोहरी जोत में कृषि, अब ये क्या होती है कि हड़प्पावासी एक साथ फसलों को उगाते थे, कई फसलों को। इनके खेत दोहरी जोत में जुते हुए होते थे जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। पहले ऐसे हो गए और फिर ऐसे। देखो हम भी खेत में वो लगाते हैं जिसे जोता कहते हैं, वो सेव के पास लगाते हैं उसको। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में मिले। सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले। सिंचाई के साधन कौन कौन से थे उस समय? तो इस सभ्यता के लोग अच्छी फसल तैयार करने के लिए सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते थे। संभवतः कुओं, नहरों, तालाबों आदि से सिंचाई करते थे। यहाँ से 700 कुएं मिले। कितने मिले? 700। फसल काटने के औजार की हम बात करें तो हड़प्पावासी फसलों को काटने के लिए लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब है कि लकड़ी का बंडा होता था और पीछे का, है ना, और उसके आगे वो पत्थर का लगाते थे, जो कुल्हाड़ी टाइप वो बन जाती थी। प्रमुख फसलें की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चना, बाजरा, तिल, सफ़ेद चना आदि का खेती करते थे। हड़प्पावासी की धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें दोस्तों तो मातृ देवी की उपासना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अन्य स्थानों पर मिट्टी की बनी हुई नारी की मूर्तियां मिली है। उनसे ये माना जाता है कि मातृ देवी को भी वहाँ माना जाता था। शिव की उपासना की जाती थी। एक मोर पर देवता की मूर्ति अंकित की है जो पशुओं से घिरा हुआ है। इसके आसन के नीचे हिरण अंकित है। इसको माना जाता है कि वहाँ पर शिव की पूजा की जाती थी। उसके बाद में लिंग और योनि की पूजा। अब देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर, फायोन, सीप आदि से बने हुए छोटे बड़े आकार के लिंग मिले हैं। शिव के प्रतीक होने के कारण इन्हें पवित्र समझा जाता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। यहाँ से बहुत से छल्ले मिले हैं। पुरातत्वविद जॉन मार्शल इन छल्लों को योनि का प्रतीक मानते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि वहाँ योनि की भी पूजा दोस्तों प्रचलित थी। उसके बाद में पशु पूजा की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पक्षियों को भी पूजते थे। हड़प्पा निवासी बैल, क्या क्या देखो, बैल, भैंस, हाथी आदि की भी उपासना करते थे। प्रकृति पूजा की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोग पेड़ पौधों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। इनमें मुख्य कौन कौन से थे ये आपको ध्यान रखना है। पीपल है, तुलसी है, बरगद है आदि शाख से मोहर पर
पेड़ पौधों के चित्र भी मिले हैं। तो इससे ये प्रकृति प्रेमी थे। धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार का था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के निवासी धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास करते थे, जिसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार व कालीबंगा और लोथल से मिले अग्नि वेदिकाएं है। जल पूजा, प्रतीक पूजा, देखो यहाँ जल की पूजा भी की जाती थी, प्रतीक पूजा मतलब कोई स्वास्तिक होम, इसकी पूजा भी की जाती थी। जादू टोनों में भी ये विश्वास करते थे। हड़प्पावासी भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे तथा उनके प्रकोप से बचने के लिए ताबीज़ों का प्रयोग करते थे। ये लोग पशु बलि में भी विश्वास करते थे। दोस्तों पहले पार्ट में इतनी चीज़ हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारा जो नया चैनल है काला की पाठशाला, उस पर भी सपोर्ट दिखाएं, वो भी कक्षा 12 से संबंधित है। दूसरा पार्ट वो जल्द अपलोड कर दूंगा मैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बाय।